राधे राधे। गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे 11th क्लास का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। और पीछे जो हमने मतलब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कैथोड किरणें, और आज हम उसी के टॉपिक के आगे मतलब लेकर आए हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th, ठीक। और चैप्टर नंबर 1, मतलब 1 क्या, आपका चैप्टर वैसे ये बुक में आपको 2 दे रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर है, मतलब चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कल हमने पढ़ा था कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्या होता है। उसी के आगे आज का जो हमारा टॉपिक है एनोड किरणें। कौन सा टॉपिक रहेगा? एनोड किरणें। एनोड किरणें, ठीक। एनोड रेस, ठीक है। एनोड किरणें, एनोड रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये ज़्यादातर आपका पूछा जाता है, और फिलहाल तो वैसे भी ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एनोड किरणें क्या होती हैं। और यहाँ से ही आपका प्रोटॉन की मतलब जो खोज हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो हमने कल आपको कैथोड किरणें पढ़ाई थी, ठीक उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, और सेम वैसा ही हमारा चित्र बनेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका ली थी। क्या ली थी? कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका ली थी। हम पढ़ते हैं। तो कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक। ये मान लिया कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका हो गई। और एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, मैं आपको बताऊं, ठीक है। इन्होंने लिया था, ठीक। यहाँ पे हम बात करें, एक वैज्ञानिक थे हमारे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे, 1886 में इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो इन्होंने एक गैस से भरी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका ली थी। कौन से भरी? गैस से भरी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका ली, और इस विद्युत विसर्जन नलिका पर जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया? लेप कर दिया। क्या कर दिया? लेप। जिंक सल्फाइड ZnS, ZnS का क्या किया? लेप कर दिया। और लेप करने के पश्चात, मतलब लेप किया, और लेप करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि इसके एक सिरे पर कैथोड की प्लेट लगाई और दूसरे सिरे पर एनोड की प्लेट लगाई, ठीक। एक सिरे पर कैथोड की प्लेट और दूसरे सिरे पर एनोड की प्लेट लगाई, ठीक है। ये जो कैथोड की प्लेट थी, छिद्रित कैथोड की प्लेट थी, ठीक। छिद्रित कैथोड की प्लेट थी। तो छिद्रित कैथोड की प्लेट लगाने पर इन्होंने और हमने आपको कल बताया था कि इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं हवा को गैस से भरने के लिए, ठीक है। तो एक छिद्रित कैथोड की प्लेट लेते हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा कैथोड हो जाएगा, कैथोड की प्लेट। और कैथोड की प्लेट पर हमने आपको बताया था कि कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। ये एनोड की प्लेट लगाई, इस पर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कैथोड की प्लेट लगाने पर, ठीक है, इन्होंने देखा, छिद्रित कैथोड की प्लेट लगाई, तो यहाँ से इन्होंने ये देखा है कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, ठीक। कल हमने आपको बताया था कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, और जो वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित की थी
वो इन्होंने बहुत ही कम दाब, मतलब 10⁻⁻2 से 10⁻³ mm, 10⁻³ mm पर इन्होंने क्या किया था, बहुत प्रेशर लिया था, मतलब कम दाब लिया था, और हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज यानी कि उच्च विभवांतर, क्या लिया था, उच्च विभवांतर, ठीक, उच्च विभवांतर इन्होंने लिया था। तो हाई वोल्टेज यानी कि उच्च विभवांतर पर इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं और कांच की विद्युत विसर्जन नलिका लेकर उस पर जिंक सल्फाइड का लेप करते हैं। लेप करने के पश्चात उसके एक सिरे पर हम कैथोड की प्लेट और दूसरे सिरे पर हम एनोड की प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, कम दाब यानी कि 10⁻² से 10⁻³ mm, ठीक है, कम दाब और उच्च विभवांतर मतलब हाई वोल्टेज, और वोल्टेज जो होता है वो 10,000 से 30,000 वोल्टेज होता है, 10,000 से 30,000 वोल्ट। ठीक है, मतलब पर इन्होंने क्या किया, वैद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की, वैद्युत धारा प्रवाहित की। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन्होंने देखा है कि कैथोड से निकलती हैं कुछ किरणें, मतलब आदर्श किरणें निकलती हैं। तो कैथोड के साथ साथ एनोड से भी कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। मतलब कैथोड से तो निकलती थी, कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मतलब आपको पिछली क्लास में बताया है कि कैथोड से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। तो कैथोड के साथ साथ ही एनोड से भी कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं, जो एनोड से आदर्श किरणें निकलती हैं जो कैथोड की छिद्रित प्लेट से होकर निकल जाती हैं। ठीक है, तो कैथोड से कुछ क्या करती हैं कि हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इस कारण अब ये किरणें कहाँ से निकली थी, एनोड से निकली थी, ये है हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हरे रंग की प्रतिदीप्त, ठीक, हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा गया, एनोड किरणें कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि कहाँ से निकली थी, एनोड से निकली थी। तो एनोड से निकलने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं। ठीक है, कल जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था कैथोड किरणें। तो उन किरणों वो कहाँ से निकली थी, कैथोड से निकली थी। कैथोड से निकलने के कारण उन किरणों को कैथोड किरणें कहा। ठीक, अब ये किरणें कहाँ से निकल रही, कैथोड के साथ साथ में ही एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं। तो एनोड से निकलती हैं, इस कारण इनको एनोड किरणें कहा गया। ठीक है, आप देखिए एनोड किरणें जो होती हैं इन्हें हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहा गया, मतलब इन्हें हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। एनोड किरणों को हम क्या कहते हैं, कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है, कैनाल रेजेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे छिद्रित कैथोड की प्लेट निकली थी, क्या लगी है, मतलब जो प्लेट लगी हुई है वो काहे की लगी है, छिद्रित कैथोड की प्लेट लगी है। तो छिद्रित कैथोड की प्लेट से ये किरणें क्या करती हैं, पार हो जाती हैं, मतलब उसके दूसरी साइड निकल जाती हैं, उसको छिद्रित कैथोड को ये पार कर जाती हैं। पार करने पर ये छिद्रित कैथोड पार करती हैं, इस कारण इन्हें हम कैनाल किरणें कहते हैं। मतलब छिद्रित कैथोड की प्लेट को ये पार करके निकल जाती हैं, इसी कारण इनको मतलब कैनाल किरणें कहा जाता है। कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है कि ये कैथोड जो छिद्रित कैथोड की प्लेट लगी थी, तो इस छिद्रित कैथोड की प्लेट को ये पार कर जाती हैं, पार करके ये हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, इस कारण इनको हम कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है, ये किरणें जो होती हैं धन किरणों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब इन किरणों का एक और नाम है जिन्हें हम कहते हैं धन किरणें। ठीक है, पॉजिटिव रेजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेजिस कहते हैं, मतलब रेज कहते हैं। ठीक, धन किरणें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब ये जो किरणें होती हैं इनको हम धन किरणें कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनी होती हैं, मतलब धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि इस पे हम कह सकते हैं कि इन पर धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण एनोड किरणों को धन किरणें भी कहा जाता है। तो
आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि एनोड किरणों को हम कैनाल किरणें भी कहते हैं, कैनाल किरणें कहते हैं, और इन्हें धन किरणें भी कहा जाता है। तो एनोड किरणों के आपके 3 नाम हो जाएंगे, एक आपका एनोड किरणें, एक कैनाल किरणें और एक आपका धन किरणें। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है तो एक बार हम फिर से आपको समझने की कोशिश करिएगा, और एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि एक सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कांच की विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं और इस पर हम जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। बेलनाकार ये नली होती है, ठीक है, तो बेलनाकार कांच की मतलब नलिका लेकर उस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। उसके एक सिरे पर कैथोड की प्लेट और दूसरे सिरे पर हम एनोड की प्लेट लगा देते हैं। कम दाब और उच्च विभवांतर, मतलब हमारा कम दाब होगा और उच्च विभवांतर होगा, तो कम दाब और उच्च विभवांतर पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि यहाँ से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। मतलब कैथोड से तो निकलती थी, लेकिन कैथोड के साथ साथ एनोड से भी कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड को पार करके एक हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इस कारण इनको कैथोड किरणें कहते हैं, सॉरी एनोड किरणें कहते हैं। कहाँ से? क्योंकि एनोड से निकलती थी, मतलब ये किरणें जो हैं वो एनोड से निकली हैं, इस कारण इनको एनोड किरणें कहा गया। ठीक है, ये किरणें क्या होती हैं, छिद्रित कैथोड को पार करके मतलब दूसरी ओर चली जाती हैं, उसको पार कर देती हैं, इस कारण इनको हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है, कैनाल किरणें भी कहते हैं। ये किरणें जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से मतलब पॉजिटिव आवेश से मिलकर बनी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस कारण इन्हें हम धन किरणें भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये किरणें जो होती हैं इन किरणों के गुण क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आपके। कि एनोड किरणों के गुण क्या होंगे, वो जैसे हमने कैथोड किरणों के जो गुण थे वैसी ठीक उसी प्रकार से हमारे एनोड किरणों के भी गुण होंगे। क्या है गुण वो देखते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक, तो एनोड किरणें भी क्या हैं, इनका भी ये गुण है कि ये भी एक सीधी रेखा में गति करती हैं या सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, तो एनोड किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे एनोड किरणों के गुण। एनोड किरणों के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेजिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेजिस क्या है हम बात करते हैं। तो पहला क्या है, एनोड किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। एनोड किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, एनोड किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। एनोड किरणें जो होती हैं ये मतलब ये का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड किरणें ये सीधी रेखा में गति करती हैं। ये सूक्ष्म गतिशील सूक्ष्म गतिशील द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें, यहाँ पे किरणें भी लिखना है, चाहे तो मैं रहने दो। ये सूक्ष्म गतिशील द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। ये का मतलब क्या है, एनोड किरणों की बात हो रही है यहाँ पे।
तो ये जो होती हैं, हम यहाँ पे ए का मतलब है कि एनोड किरणें हैं ये, या तो फिर यहाँ पे एनोड किरणें लिखिए या फिर ये किरणें लिख लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या खाली ये लिख लीजिए तब भी कोई नहीं। आपको समझना है, बस समझ लीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इनके पॉइंट अभी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या था कि मान लिया ये एनोड किरणें यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। अब सीधी रेखा में ये गति करती हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। जैसे मान लिया ये एनोड किरणें हैं, ठीक है, और एनोड किरणें मान लिया ये चलती चली जा रही हैं सामने से, और इनके सामने हमने कोई एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दी। क्या रख दी? अपारदर्शी वस्तु रख दी, ठीक। तो इस अपारदर्शी वस्तु की जो छाया होती है, मान लिया ये सामने वाली दीवार है, ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा। तो ये सामने दीवार है, तो इस मतलब जो वस्तु रखी है इसकी जो छाया होती है वो सामने वाली दीवार पर बन जाती है, ठीक है। सामने वाली दीवार पर छाया जो है बन जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक। मतलब हमने क्या किया, जैसे मान लिया हमने कल आपको एग्जाम्पल बताया भी था कि जैसे ये लाइट चल रही है, तो लाइट के आगे देखिए अगर हम हाथ करते हैं तो इसकी जो छाया होती है वो हमारे व्हाइट बोर्ड पर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो किरणें हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं, मतलब हाथ करते हैं तो इसकी छाया बन जाती है बोर्ड पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी थी, जिस तरीके से हमने मतलब अपनी लाइट के आगे अपना हाथ करते हैं, तो ये हाथ क्या है? अपारदर्शी है, किरणों को पार नहीं कर पाती है। तो इसी प्रकार वस्तु रखी थी, तो वस्तु जो होती है वो आपकी छाया जो होती है, सामने वाली दीवार होती है, उस पर छाया बन जाती है। तो छाया बन जाने के कारण मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है। आगे मतलब पॉइंट है हमारा, ये सूक्ष्म गतिशील द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों का मतलब ये होता है कि मान लिया ये किरणें हैं, ठीक है, यहाँ से चलती हैं और इनके आगे मतलब एक हल्के पैडल का पहिया लगा देते हैं, मतलब जिसका पैडल हल्का होता है या हल्का पहिया होता है। तो ये किरणें जैसे ये टकराती हैं, मतलब इससे टकराती हैं, तो ये पहिया जो होता है वो घूमने लगता है। मतलब क्या होता है? पहिया घूमने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब वो कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, क्योंकि कोई भी गतिशील कण अगर किसी वस्तु से टकराता है तो वो उसको गति की अवस्था प्रदान करने की कोशिश करता है, और ये पंखा जो होता है वो गति करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें जो होती हैं वो गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि ये किरणें मतलब जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो हमें कैसे पता चला कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं? इसके लिए क्या क्या, मान लिया यहाँ से ये किरणें गुजारी, तो इनके साइड में क्या किया हमने, एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया, मतलब पॉजिटिव चार्ज लगाया, ठीक, और एक तरफ हमने निगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है। क्या लगाया? निगेटिव चार्ज। उल्टा हो गया, मतलब पॉजिटिव ऊपर रखना है और निगेटिव नीचे रखना है, ठीक है। तो ये किरणें ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, ठीक। मान लिया एक साइड हमने विद्युत आवेश की प्लेट, मतलब जिस पर प्लस आवेश था, और एक तरफ माइनस आवेश की प्लेट रखी। तो ये किरणें जो होती हैं वो प्लस की ओर मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ जाती हैं? प्लस की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो प्लस ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ है कि ये किरणें जो होती हैं वो माइनस आवेश से मिलकर बनी होती हैं। माइनस आवेश का मतलब क्या है कि ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये किरणें ऋणावेशित अब पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ती हैं, लेकिन होती ये माइनस की ओर है। क्यों होती है? कल भी हमने आपको बताया था, और आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि समान आवेश, मतलब जो आपके प्लस और प्लस, या फिर हम कह सकते हैं माइनस और माइनस, समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आपके प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश, यानी कि प्लस और माइनस की बात करें या माइनस और प्लस की बात करें, तो ये जो विपरीत आवेश होता है ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ कि इस पर माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश है, तो ये किरणें जो होंगी वो प्लस की ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इसलिए ये किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, क्या बनी होती हैं? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। लास्ट में हम चौथा पॉइंट लिखेंगे कि ये किरणें जो होती हैं वो गैसों का आयनन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गैसों का आयनन कर देती हैं। आयनन का मतलब होता है गैस जो होती है वो आयनन मतलब अपने आयनों में टूट जाती है, गैसों का आयनन कर देती हैं। ठीक, गैसों का आयनन कर देती हैं। गैसों का आयनन का मतलब क्या है कि अगर हम HCl गैस की बात करें तो हमारी HCl गैस है, आयनन का मतलब क्या होगा कि अपने आयनों में टूट जाएगी, H+ और Cl- में टूट जाती है, यानी कि गैसों का आयनन कर देती हैं ये किरणें गुजरती हैं। तो आई होप कि आपको ये एनोड किरणें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसी के बाद एक हमारा और छोटा सा टॉपिक है और उसकी ओर हम चलते हैं, और आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपका परमाणु क्रमांक यूज होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ लीजिएगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिएगा, समझ में चीज़ें तभी आती हैं जब आप खुद से मेहनत करेंगे, तो दिमाग लगाकर माइंड को इकट्ठा करके, ठीक है, आप इसको समझिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये वैसे भी 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ और ये स्टार्टिंग का ही क्लास है, मतलब ये जो है स्टार्टिंग की ही चीज़ें हैं, तो इनको तो आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। आगे की चीज़ें तो अपने आप क्लियर, अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे की चीज़ें जो हैं वो अपने आप क्लियर होती रहेंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आगे भी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो आगे की समस्याओं से निपटने के लिए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल पर लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ में जुड़े रहिए। आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा और ये कंटेंट जो है हमारे केमिस्ट्री के साथ साथ में आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग गुरुजनों के द्वारा, यानी कि हमारे पास सभी अलग अलग मतलब जो हैं सर आपके यहाँ मतलब चैनल पर काम कर रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग गुरुजनों के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए, सब्जेक्ट को क्लियरिफिकेंस करते रहिए। ठीक है, अपने डाउट को हमेशा निपटाते रहिए, दूर करते रहिए और अपनी टेंशन को कम करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ में। और आइए हम समझते हैं परमाणु क्रमांक, और इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक NUMBER, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको समझ आते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक, क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, उसके दो भाग होते हैं। एक मतलब उसका मान लिया ये परमाणु है, ठीक, तो इस परमाणु का मान लिया एक केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्र को मतलब न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और केंद्र को हम क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। परमाणु में वही न्यूक्लियस क्या बन जाएगा? आपका नाभिक बन जाता है। तो मान लिया कोई परमाणु है, उस परमाणु के केंद्र को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहते हैं या फिर नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, आगे आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जो आपके एटॉमिक मॉडल्स हैं यानी कि परमाणु मॉडल हैं, वो परमाणु मॉडल आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आगे हम इन्हीं के बाद पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं। बहुत सारी का मतलब ये है आपको अलग अलग कंटेंट में मतलब अलग अलग थ्योरी में
इसके बारे में बताया गया है, रदरफोर्ड ने बताया है, थॉमसन ने बताया है, नील्स बोर ने बताया है। ठीक है, तो आगे की चीज़ें जो हैं वो आपको अलग अलग थ्योरी के हिसाब से, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। तो ये भी मत है एक वैज्ञानिक का कि मतलब परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और आपने नाम सुना होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें ये चीज़ बताई गई है। तो परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के बाहर मतलब बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं। तो इन वृत्तीय कक्षाओं में जो नाभिक का बाहर होता है, इन वृत्तीय कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रहते हैं। मतलब ये वृत्तीय कक्षाएं हैं, इनमें क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के बाहर जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आई होप कि आप समझते रहिएगा। ठीक है, तो हमेशा कोई भी पदार्थ हुआ उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसके? प्रोटॉन की संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, रही बात न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो आपकी चेंज होगी, वो इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ का परमाणु हुआ तो प्रत्येक परमाणु में मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मान लिया, समझ लेना कि कोई, मान लिया ये परमाणु है, तो इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित मतलब प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो नाभिक में उपस्थित मतलब प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों की संख्या, या नाभिक के बाहर, मतलब ये जो नाभिक है इसके बाहर, इस नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ये नाभिक है इसके बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, मतलब ये इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मतलब ये आपका परमाणु है। ठीक है, ये प्रोटॉन है। ठीक, मतलब ये नाभिक है और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जितने भी प्रोटॉन उसके अंदर हैं, तो सभी प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आपका ये जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों की संख्या, सभी प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, सभी प्रोटॉनों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नाभिक के बाहर। ठीक है, नाभिक के बाहर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, मतलब ये भी बराबर लगा सकते हैं, चाहे तो बराबर में लगा सकते हैं, या फिर हम इधर भी लिख सकते हैं, मतलब इसी के आगे आपको लिखना है। तो नाभिक के बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर उपस्थित, नाभिक के बाहर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे क्या होता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का, परमाणु का जो बाहर मतलब परमाणु होता है, कोई भी तत्व है, उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है,
इसकी हम परिभाषा एक तरीके से और निकालते हैं, वो देखिएगा। पहले एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है वो समझ लीजिएगा। मतलब ये कोई परमाणु है, ठीक है, क्या है, परमाणु है। इसका सेंटर मतलब न्यूक्लियस जो है ये आपका केंद्रक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि नाभिक पर जो होता है वो क्या, कौन सा आवेश होता है, मतलब प्रोटॉन, मतलब इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। और प्रोटॉन पर क्या होता है, आपका प्लस आवेश होता है। मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो कौन सा आवेश होता है, उन पर प्लस आवेश होता है, ठीक। प्रोटॉन पर जब प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, ठीक है। और नाभिक के बाहर ये क्या रहते हैं, वृत्तीय कक्षाएं रहते हैं। इनमें जो है वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है। तो एक हिसाब से आप समझिए कि प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं, धनावेश इकाई कह सकते हैं। क्या कहेंगे, धनावेश इकाई, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, ऋणावेश इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणावेश इकाई, ठीक। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी हमारी, परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित सभी धनावेश इकाइयों की संख्या, धनावेश इकाइयों की संख्या, और बराबर में क्या हो सकता है कि परमाणु, परमाणु के बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर उपस्थित सभी, सभी ऋणावेश इकाइयों की संख्या, सभी ऋणावेश इकाइयों की संख्या, संख्या को, सभी ऋणावेश इकाइयों की संख्या को, ऋणावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये जो रहेगी वो आपकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मतलब कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मतलब जो भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन क्या होता है, हमारा धनावेश इकाई होती है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित सभी धनावेश इकाइयों की संख्या, मतलब या हम प्रोटॉन की संख्या कह लें या फिर धनावेश इकाई कह लें,